नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 साल मंत्री बनेंगे। पीएम समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। बिहार में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने भारतीयों को रौंदा, 4 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के एकलहरा में बड़ा हादसा, कोयला खदान में चट्टान ढहने से 5 लोग दबे, 1 की हालत गंभीर। बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव भड़के शिवानंद तिवारी पर, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र। शेख हसीना के खिलाफ आज आएगा कोर्ट में फैसला, ढाका में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश था। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हुए नेत्रम कंट्रोल रूम को और भी आधुनिक किया गया है। इस अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का लोकार्पण राज्य के उप मुख्यमंत्री ने किया। यह नया पुलिस कंट्रोल रूम सूरत शहर की सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। यह लगभग 1640 हाईटेक कैमरे जोड़े गए हैं जो पूरे शहर पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इन कैमरों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन, रेड लाइट वायलेशन और ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन जैसी एडवांस तकनीकें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं और वांटेड अपराधियों के चेहरे पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजने की क्षमता रखते हैं। बस स्टेशनों पर और रेलवे स्टेशनों पर भी इन कैमरों का विशेष फोकस रहेगा। शहर के सभी अपराधियों के फोटो सिस्टम में पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। आज सूरत शहर के पुलिस में सबसे बड़ा सहायक अपना नेत्रम मतलब कि हमारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी साहब ने किया। अन्य 1640 जितने कैमरे के साथ सज्जित ये कंट्रोल रूम आज से प्रजा की सेवा में इसको रखा गया और उसमें खास करके जितने प्रकार के अद्यतन एकदम लेटेस्ट कैमरा हैं, चाहे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा हो, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरा हो, अपने जितने भी ओवर स्पीडिंग डिटेक्टर कैमरा हो, आर्टिफिशियल से लैस कैमरा हो, सभी कैमराओं का यहाँ पे कंट्रोल रूम रहेगा जिसमें 30 जितना स्टाफ सदैव 24 घंटा काम करता है। आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। आदिवासी समुदाय से अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटने का आह्वान भी किया। आदिवासी समुदाय को उनका अधिकार दिया जाए और सरकार को गुजरात में धाराएं लागू करनी चाहिए और गैर आदिवासियों को जारी किए गए गलत जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। एक भारत आत्मनिर्भर भारत के संदेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में भव्य हर घर स्वदेशी एकता मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं उनकी महान विरासत को समर्पित रहा। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम निषाद की ये रिपोर्ट। धनसुरा बायाड़ राजमार्ग पर दुर्घटना हुई। खबर है कि कंटेनर पलटा और बाइक सवार कंटेनर के नीचे आ गया। विजय भाई तड़वी धनसुरा के शक्तिनगर गांव के रहने वाले थे। बाइक सवार के गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें 108 के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। धनसुरा पुलिस दुर्घटना मौके पर पहुंची और फिलहाल इस मामले पर ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही थी। सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेम संजय भाई गायकवाड़ और सेमिल विंजय भाई गायकवाड़ नामक दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों ने मोपेड पर आते ही आरटीओ इंस्पेक्टर के साथ न केवल झगड़ा किया बल्कि मारपीट भी की थी। आरोपियों ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर दोबारा यहाँ दिखे तो और मारूंगा और पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसी धमकियां भी दी थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे जिसमें पूरा मारपीट का घटनाक्रम साफ दिखाई देता है। यह विवाद गाड़ी को ओवरटेक करने की बात को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में मारपीट और धमकी तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछली तारीख 13 नवंबर 2025 की लेट शाम को यहाँ के पाल पुलिस स्टेशन विस्तार की जो एन डिवीजन और जोन 7 के तहत आता है, यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर 2 अनजाने व्यक्तियों द्वारा हमले का एक बनाव ध्यान में आया था। बनाव की विगत ऐसी है कि
पाल पुलिस स्टेशन विस्तार में रहने वाले तुषार कुमार बाबूभाई बारिया की जो आरटीओ इंस्पेक्टर के तौर पे काम करते हैं, वे अपने घर के पास आए हुए एक कैफे में स्नैक्स वगैरह लेने के लिए गए थे और वे जब वहां से निकले तो दो अनजान व्यक्तियां जो बाइक पर जा रही थी उन्होंने उनको कट मारकर आगे जाने का प्रयास किया और जब फरियादी को ऐसे लगा कि उनकी गाड़ी से अकस्मात हो जाएगा तो उन्होंने हॉर्न लगाकर उनको चेतावनी देने का प्रयास किया। इस बात पर चिढ़कर उन दोनों व्यक्तियों ने बड़ी बेजवाबदार तरीके से अपने वाहन को चलाकर और उनको धमकाने का प्रयत्न किया। हरसंघवी ने मां खोडलधाम के दर्शन किए। खोडलधाम के अध्यक्ष नरेश पटेल और ट्रस्टियों ने माता जी का केस पहनाकर उनका स्वागत किया। हरसंघवी ने खोडलधाम मंदिर का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री हरसंघवी ने विधायक रमेश तिलाला और पूर्व सांसद रमेश घुंडक, भारत भोगरा के साथ मां खोडलधाम के दर्शन किए। गुजरात की बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों को सरकार ने पैकेज दिया है, लेकिन सभी किसानों के लिए मां खोडलधाम से प्रार्थना की जा रही है कि मां खोडलधाम से प्रार्थना है कि यह सभी के लिए लाभकारी हो। खोडलधाम राष्ट्र और धर्म की शक्ति है, भक्ति का स्थान है, राष्ट्र शक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। नरेश पटेल और उनकी टीम को बधाई। वे समाज, मध्यम वर्ग और अन्य वर्गों के लिए सामाजिक कार्यों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आम परिवार यहाँ 100 से ज्यादा शादियां भी हो रह चुकी है और जिससे समाज का खर्च भी कम होता है। यहाँ मैं धर्म के स्थान पर हूँ। मैं धर्म के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ सरकार या राजनीति की बात नहीं करूंगा। कार्यालय में नरेश पटेल से हरसंघवी की बातचीत छूट गई। हरसंघवी ने अध्यक्ष नरेश पटेल और समाज के राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक की। शनिवार को नीलेश डाभी नामक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। कलोल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मृतदेह अस्पताल में कल रात से पीएम नहीं हो सका। इस मामले पर ड्यूटी मौजूद डॉक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि परिजन 20 घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अस्पताल की ओर से शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हालांकि परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामले को कम गंभीरता से लेगा। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भी विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी का राग अलाप रहा है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार में निवास करने वाले हर बिहारी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जनादेश दिया है। यह जनादेश साफ है, जो लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र में वादक बनता है, संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, उसको यही सजा मिलती है। विजय सिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, जिस तरह से एनडीए को बम्पर जीत मिली है, विपक्षियों की कहीं न कहीं अभी तक एसआईआर और वोट चोरी का मामला गला से नहीं उतर रहा, अभी भी वही राग अलाप रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार में निवास करने वाले हर बिहारी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जनादेश दिया है और ये जनादेश साफ है कि जो लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र में वादक बनता है, संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, उसको यही सजा मिलती है। जाति के जहर का लहर का कहर भी खत्म हुआ, उन्माद पैदा करने की मानसिकता पर भी चोट लगा और इसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो राजनीति से समाप्त हो। जमुई में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी रामधारी तुरी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी झांझा थाना क्षेत्र के पन्ना गांव में देर रात हुई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस वाहन की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। रामधारी तुरी लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र से अपहरण कांड के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने कुछ साथियों के साथ पन्ना गाँव में छिपा हुआ था। सूचना के आधार पर झांझा थाने की पुलिस और DIU की टीम सादे लिबास में छापेमारी करने पहुंची। टीम में झांझा थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस को सादे लिबास में देखकर स्थानीय आदिवासियों को लगा कि वे किसी अपराधी गिरोह के सदस्य हैं। इसके बाद आदिवासियों ने अपने पारंपरिक ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया और पुलिस टीम को चारों ओर से घेर लिया। गांव के निवासी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। घटना ये हुआ कि मतलब कोई बिना नंबर का गाड़ी गांव में घुसा, तो गांव में घुसने के बाद एक घर में मतलब हल्ला होने लगा। हम लोग का गांव मतलब थोड़ा दूर था, तो हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़ के आ गए रोड पे। गाड़ी इस पर चढ़ गया। हाँ, तो रोड पे आ गई तो गाड़ी उधर से निकला और चढ़ा दिया। एक उस पर भी चढ़ा? हाँ, उसमें भी चढ़ा दिया। उसका क्या नाम है? उसका सीताराम यादव। वो भी तुम्हारे गाँव? नहीं, भिक्का का है। भिक्का बगल के गाँव? बगल के गाँव। एनडीए के
पूर्ण बहुमत से सत्ता में फिर से वापसी को लेकर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विकास को चुना और जंगल राज को भगाया। संतोष सुमन ने बातचीत की, हमारे संवाददाता विवेक से सुनिए। बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बन गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। आप लोग की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 6 में से 5 सीट जीती है। एक कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि मिली है जब से पार्टी बनी है, तब से कितनी खुशी है? देखिए, ज़रूर खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ एक दुख भी है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो 4 बार के विधायक थे, एक अनुभव उनके साथ था और हम लोग आशान्वित थे कि वो सीट भी हम जीतेंगे। लेकिन जनता का जो मैंडेट है वो स्वीकार है, जनता ने जो आदेश दिया हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। बाकी हमारा 100% रिजल्ट होता, लेकिन हम छूट गए, पिछड़ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग उसको सुधार करेंगे। आज के दिन में इतना ही कहेंगे कि जो जनता ने हमारे साथ हमारे 5 विधायक को चुन के भेजा है, उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय में हम लोग और मजबूती से और अपने पार्टी का विस्तार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बिहार की तमाम जनता को भी आपके माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है उसको मजबूत करने में उन्होंने जो काम किया है और जो चुनौती हम लोग के सामने दी है, निश्चित तौर पर हम लोग संयुक्त रूप से सभी मिल करके बिहार के विकास के रथ को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। आज विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्या फिर पिछले ही कैबिनेट की तरह एक ही मंत्री मिलेंगे फिर या कुछ मंत्री? देखिए, इस पर कोई वार्ता नहीं हुई है। काम मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो बात का विषय है, लेकिन आज नए सभी विधायक जो इस विधानसभा में चुन के आए हैं उनको सभी का अभिवादन किया गया और विधायक दल का एक नेता चुनना होता है, उसमें माननीय प्रफुल्ल मांझी जी सिकंदरा के विधायक हैं, उनको चुनाव किया गया और हम सब ने एक शपथ लिया है कि हम पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे बिहार के चारों तरफ पार्टी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे और एनडीए की सरकार को मजबूत करेंगे। और जिन विचारधारा, जिन उसूलों को लेकर के हमारी पार्टी बनी है, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को जनभागिता, उनको सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार में हो, समाज में हो और उनको जो राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करना, सुनिश्चित करना, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार से भी अपेक्षा रखेंगे। सरकार के अंदर और बाहर दोनों तरफ हम अपनी बातों को पुरजोर रखेंगे कि उनका हित की रक्षा हो और हम लोग अपने हितों में, हम लोग अपने जो उसूल है, हम लोग का विचारधारा है, उसमें हम अपना खरे उतरने की कोशिश करें। नई सरकार कब तक लग रही है गठन हो जाएगी? देखिए, 22 तारीख तक इस सरकार का कार्यकाल है और हम समझते हैं उससे पहले बहुत सुगमता से सरकार का गठन हो जाएगा। अभी माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो सूची सौंपनी चाहिए, नए निर्वाचित विधायकों की अभी सूची नहीं सौंपी गई है। संभवतः जैसा कि मुझे ज्ञात हो रहा है कि 1-2 दिन के अंदर वो सूची सौंप दी जाएगी। उसके बाद नए तरीके से दावा पेश किया जाएगा और सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। 1-2 दिन का मामला, हम समझते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर में हम लोग ये सारी प्रक्रिया खत्म कर लेंगे। विपक्ष में अभी तेजस्वी यादव की करारी हार के बाद उनके परिवार के अंदर ही टूट देखने को मिला। रोहिणी आचार्य गलत आरोप लगा रही हैं, अभी आरोप लगा रही हैं कि एक बेटी को यही फर्ज होता है हम किडनी दिए पिता को, लेकिन पिताजी आज जो है पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, निर्णय कोई और ले रहा है। भाई भी निर्णय लेने के लिए असमर्थ हो गए हैं। अब देखिए, कौन निर्णय ले रहा नहीं ले रहा इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, वो बेहतर रोहिणी आचार्य जी बताएंगी। उनको किसी चीज़ों का आहत हुआ है, किसी चीज़ों का ठेस पहुंचा है तो उनको तो सार्वजनिक तौर पर नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना डिसीजन है, उनका अपना निर्णय है। अब वो बेहतर वही बता सकती है। हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो विपक्ष, जो नेता जो बिहार की सरकार बनाने का सपना देख रहे थे और बिहार में बड़े बड़े वादे कर रहे थे, खास करके रोज़ सुबह उठते थे तो घोषणाएं करते थे, कभी नौकरियां बांटते थे तो कभी आशा के और कभी आंगनबाड़ी सेविका के, तो कभी हमारी जीविका बहनों का मानदेय बढ़ा देते थे, तो कुछ करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगते थे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, सपने में जी रहे थे, लेकिन जब सपना टूट गया तो निश्चित तौर पर उनको यथार्थ जो आज का जो वर्तमान स्थिति समझ में आई, तो वर्तमान स्थिति जब समझ में आई तो हताशा में चले गए, शून्य में चले गए और शून्यता जब होती है तो जड़ता आती है तो आदमी जीवित अवस्था, जिसके अंदर लाइफ जीवंत नहीं रह पाता है, वो स्थिति में चले गए हैं और अभी शौक हैं। लेकिन मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि देखिए, राजनीति है
समाज हो, राजनीति हो, परिवार हो, इस तरह की बातें होते रहती है। पराजय हो, हार हो, जीत हो, हमको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जब मालिकों ने आपको तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया, आपको कह दिया कि आप विपक्ष में रहो, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष में भी रहने के लिए कहाँ छोड़े आप? विधायक नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी तो नहीं मिल रही ना, है। ठीक है, जनता का आदेश है ना, हमारा तो उसमें कुछ नहीं है। जनता ही मालिक है, किसी को भी आगे बढ़ा सकती है, एक अदना व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, और बड़े बड़े लोगों को भी धरातल पर पहुंचा सकती है, रसातल में पहुंचा सकती है। तो जनता के फैसला को लोकतंत्र में स्वीकार करना चाहिए, और छुपना नहीं चाहिए, बाहर आना चाहिए। बाहर आकर के फैसले का स्वागत करना चाहिए, और ये कहना चाहिए हमसे जो गलती हुई है उसको हम सुधार करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अभी उन लोग इतने शौक हैं कि जितने उग्र थे उतना ही शांत हो गए, तो ही जड़ता आ गई है, उससे वो निकले तभी जा कर के बिहार का भी भला होगा। क्योंकि अब अगर मेरे पास विपक्ष नहीं रहेगा, सरकार के पास कोई मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा? तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है, उसकी महत्ता होती है। तो हम तो उनसे ही आग्रह करेंगे कि बाहर निकलिए और विपक्ष का रोल अपनाइए। ये थे बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं, और तेजस्वी यादव को भी स्वीकार करना चाहिए और सामने आना चाहिए। लेकिन अभी तक जब से परिणाम आए हैं तब से तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर कोई बयान नहीं दिए हैं। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि विपक्ष का 2010 से भी बदतर स्थिति होगा, और वह हुआ। हम लोगों के बीच घूम रहे थे, लोगों का मिजाज और एहसास जो देख रहे थे, उससे हमें अनुभव हुआ है कि विपक्ष का अब कोई बिहार में जनाधार नहीं है। रोहिणी आचार्य के प्रकरण को लेकर कहा गया कि अभी आगे देखिए, पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल बिखर जाएगी। कई विधायक उनके इधर उधर जाएंगे, जो अपने बेटा और बेटी का नहीं हुआ तो वो क्या ही होगा। मोहम्मद बेफस से बोल रहे थे हम कि 2010 वाला स्थिति विपक्ष का होने वाला, वही हाल हुआ। हम बेफस से हम बिहार घूम रहे थे। तो मुख्यमंत्री क्या कहा? मुख्यमंत्री तो बोल गए थे, कैसा बॉडी लैंग्वेज? खूब बढ़िया। फिर से देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, आज भी है, कल भी रहेंगे। उन्होंने कुछ जीत पर कहा आप लोगों से? बधाई दिए माननीय मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। इन्होंने इतिहास रचने का काम किया माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने। मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस जीत पर? खुश है, जीत पर खुश रहे। सर, विधायक दल की बैठक कब सर? अभी पता चल जाएगा, अभी सब लोग बातचीत चल रहा है, ऊपर में शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, आप लोग खबर मिल जाएगा। लेकिन प्रचंड बहुमत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के किया हुआ कार्य, विकास कार्य, हम तो घूमे कई एक जिला में घूमे हैं। ये विकास के नाम पर एक तरफ विनाश था, एक तरफ विकास। उत्पाद विभाग की टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में बिन थाना की पुलिस भी शामिल थी। जैसे ही टीम अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने गांव में पहुंची, शराब माफियाओं ने भागने की कोशिश की। उत्पाद विभाग की टीम में उनका पीछा किया, तभी शराब माफियाओं ने टीम पर 6 से 7 राउंड फायरिंग शुरू कर दी। खतरे की स्थिति देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। छापेमारी के दौरान मौके पर चल रही अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। टीम ने शराब बनाने के कई उपकरण बरामद किए, जबकि लगभग 20 लीटर चलाई शराब और 600 लीटर छोवा घोल को नष्ट किया गया। उत्पाद थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि विभाग की 10 सदस्यीय टीम गुप्त सूचना के आधार पर गांव पहुंची थी, जहां खेतों में अवैध शराब तैयार की जा रही थी। शराब माफिया उपकरण समेटकर भागने लगे और पकड़े जाने पर उन्होंने गोलीबारी कर दी। इस घटना को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से अजीत यादव, संजय यादव, बलराम यादव, सोना यादव और सुधरी कुमारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालंदा जिले के बिंद थाना अंतर्गत एक गांव है मसीहाडी, वहां पे आज सुबह लगभग 7:15 बजे हमारी टीम छापेमारी करने गई थी, जहां पर बड़े पैमाने पर शराब निर्माण की खबर थी। हमारी टीम जैसे ही गांव में प्रवेश की तो वहां पर खेतों के बीच में रखकर लोग शराब निर्माण करने का काम कर रहे थे। जैसे ही हमारी टीम को देखा गया तो वो लोग शराब बनाने के में प्रयुक्त होने वाले गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर भागने लगे। हमारी टीम ने जब उनको खदेड़ा तो वो लोग धमकाने लगे कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार। एनडीए की जीत और
जनता दल यूनाइटेड को प्रचंड बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले बिहार की जनता को सादर प्रणाम करता हूं। एनडीए को जीत दिलवाने के लिए यह बिहार की जनता की जीत है। हमें उम्मीद था कि जनता 20 साल का प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखेगी और उसी का परिणाम मिला है। फिर से एनडीए की सरकार बनी है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। बनियापुर पुल पर रविवार की अहले सुबह संदिग्ध स्थिति में टहल रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार युवक के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा मोबाइल भी बरामद किया गया था। गिरफ्तार युवक थाना क्षेत्र के मुस्लिमपुर गांव का सजीद यदुवंशी उर्फ संजीत यादव बताया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने युवक के मोबाइल से एक रील भी बरामद किया है। फेसबुक पर रील वायरल बहुत ज्यादा हो रही थी। इस रील में युवक द्वारा अपने को बालू माफिया तथा दबंग बताया गया है। वहीं पुलिस पर अभद्र टिप्पणी तथा पुलिस प्रशासन को गाली भी दी गई है। युवक ने कहा कि बालू माफिया की वाहन को पकड़ने का किसी का दम नहीं है। डीएसपी राजकुमार ने प्रेस वार्ता कर युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी है, साथ ही वायरल वीडियो को भी दिखाया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन को धमकी देना तथा अवैध पिस्टल रखना एक आपराधिक कृत्य है। मामले की प्राथमिकी भी बनियापुर थाना में दर्ज किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी के अलावे थाना अध्यक्ष दिनेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। थानाध्यक्ष द्वारा रात्रि गश्ती के क्रम में बनियापुर पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से एक देसी 12 बोर का बंदूक और एक जिंदा गोली बरामद हुई, जिसे लेकर आए और पूछताछ के क्रम में उनके मोबाइल के सर्च करने पर एक वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें बालू माफिया होने का दावा किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन विभाग को धमकी दी जा रही है। ऐसे धमकी दिए जाने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑपरेशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नागपुर शहर के बहादुरा फटा उमरेड रोड स्थित एक आलिशान होटल यशराज में चल रहे सेक्स रैकेट का नागपुर पुलिस की अपराध शाखा से सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग पीड़िता को मुक्त कराते हुए मुख्य आरोपी महिला विद्या धनराज फुलझेले निवासी शारदा लेआउट खैरी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला नाबालिग युवतियों को पैसे का लालच देकर देह व्यापार में धकेलती थी और ग्राहकों की व्यवस्था बेसवैंग करती थी। पुलिस को गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा, जहां आरोपी महिला को नाबालिग के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई में पुलिस ने 2,900 रुपए नगद, मोबाइल फोन, डीवीआर सहित कुल 20,930 रुपए का कई अन्य सामान भी जब्त किया है। गिरफ्तार में आई संबंधित महिला आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 143 और अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच के लिए महिला को हुनकेश्वर पुलिस थाने के हवाले भी कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल के झाझा स्टेशन पर रेल पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ने यात्रा कर रहे एक यात्री के पास से 70 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई आरपीएफ झाझा, जीआरपी झाझा और ट्रेन एक्सॉर्ट पार्टी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। सूचना के मुताबिक दानापुर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से खबर मिली थी कि दुरंतो एक्सप्रेस के कोच S3 में एक संदिग्ध यात्री काले पिटुबू बैग लेकर साथ यात्रा कर रहा है। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, जीआरपी अधिकारी एवं पूरी टीम प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, जहां मार्गरक्षक पार्टी इंचार्ज सुरेंद्र प्रसाद आजाद अपनी टीम के साथ पहले से मौजूद थे। मार्गदर्शक पार्टी के अनुसार यात्री के व्यवहार और बैग को लेकर शक होने पर उससे पूछताछ की गई। यात्री ने बैग में किताबें होने का दावा किया, लेकिन उसके जवाब संतोषजनक नहीं थे। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम की मौजूदगी में बैग की तलाशी ली गई, जिसमें किताबों की बजाय रुपए के बड़े बड़े बंडल मिले। इसके बाद यात्री को ट्रेन से उतारकर जीआरपी थाना झाझा ले आया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्याम सुंदर दास निवासी रेगरपुरा
कोरल बाग बताया। उसने कहा कि यह पैकेट उसे करोल बाग के एक व्यक्ति सुखदेव नायक ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचाने के लिए दिया था और बताया था कि इसमें किताबें हैं। थाने में आरपीएफ, सीआरपीएफ अधिकारियों तथा एक्सॉर्ट पार्टी की उपस्थिति में जब दोनों पैकेट खोले गए तो अंदर से 500 रुपए के नोटों के डबल बंडल मिले। कुल गिनती में 70 लाख रुपए नकद होने की पुष्टि हुई है। टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना पूरे इलाके में की जा रही है। फिलहाल जीआरपी झाझा द्वारा मामले की गहन जांच भी जारी है। तो ये रही अब तक की खास खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।